जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से, वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका टोटल रिकॉल वीडियो और टोटल रिकॉल के नोट्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरे नोट्स दिखाऊँ तो इस तरह का हमने पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न में बनाया था। ये पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, और नीचे टोटल रिकॉल के रिवीजन वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के दौरान हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स को डेफिनेटली कमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर कोई भी हमारी एफ की फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना चाहता है तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है। कंप्लीट फास्ट ट्रैक हम लोग 120 आवर्स में कंप्लीट करके देते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर। फाइनेंशियल एसेट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव फाइनेंशियल एसेट। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे यानी कैश, कैश इक्विवेलेंट और अनदर फाइनेंशियल एसेट। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि आपके पेज नंबर 12.12 पे दिया हुआ है। इक्विटी इज नो रेसिडुअल इंटरेस्ट। और इक्विटी ऐसा भी होता है जब हम फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने वाले हैं फ्यूचर में फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ कैश, यानी कैश भी फिक्स है और शेयर्स भी फिक्स है। अगर दोनों फिक्स है तो उसे भी इक्विटी बोलते हैं। अगर दोनों में से एक वेरिएबल हो जाए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो इलस्ट्रेशन 1 और 2 पेज नंबर 12.91 पे। ये हमारा कंपाइलर है जिसकी लिंक नीचे दी हुई है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ ये जो क्वेश्चन नंबर है आपको हाथ से लिख देने पड़ेंगे, ठीक है। जो इक्विटी फिक्स टू फिक्स टेस्ट है उसमें इलस्ट्रेशन 7 एंड 8 जो पेज नंबर 12.19 पे है, इलस्ट्रेशन 12, 13, 14 पेज नंबर 12.98 पे, और इलस्ट्रेशन 24, 25 जो कि पेज नंबर 12.107 पे है, ठीक है। इसके बाद में फाइनेंशियल एसेट्स को अकाउंट करने के तीन तरीके, एसीएम, एफईओसीआई, एफईटीपीएल। अगर आपका बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड मतलब कैंडिंग एंड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, अब इसके अंदर तीन एसपीपीआई टेस्ट होती हैं। एक मैच्योरिटी डेट पता है, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में हम मानते हैं कि मैच्योरिटी डेट सिर्फ इंटरेस्ट की देखना है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके केस में हम लोगों को मतलब ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड, तो उसमें भी हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट पता है, ठीक है। तो कंडीशन को सेटिस्फाइड मानते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट नोन है, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट जीरो होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का अमाउंट पता होना चाहिए, या फिर अगर है ही नहीं परपेचुअल है तो जीरो है। इंटरेस्ट का अमाउंट पता होना चाहिए, इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए जो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा है। ये फिक्स हो सकता है, ये फ्लोटिंग हो सकता है, 0% भी हो सकता है, मतलब नॉन इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अकाउंटिंग एसीएम होती है। एसीएम अकाउंटिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 21 जो कि 12.52 पेज नंबर पे, और इलस्ट्रेशन 28 दो पेज नंबर 12.60 पे दिए गए हैं आपको, ठीक है। बिजनेस मॉडल टेस्ट के अंदर में अगर आपका इंटेंशन है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड इवन टू सेल द इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी में आती है तो एफईओसीआई अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमारी एसपीपीआई टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी एफईओसीआई अकाउंटिंग करते हैं। हाउएवर अगर डेरिवेटिव है तो फिर एफईटीपीएल अकाउंटिंग करते हैं, या ट्रेडिंग इंटेंशन है तो डेरिवेटिव अकाउंटिंग करते हैं। एफईओसीआई के लिए इलस्ट्रेशन 27 जो पेज नंबर 12.59 पे दिया है ये जरूर पढ़ लीजिएगा, और एफईटीपीएल के लिए इलस्ट्रेशन 26 जो पेज नंबर 12.58 पे दिया गया है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। एफईओसीआई में एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन यानी फॉरेन करेंसी बॉन्ड हमने खरीदा है, उसका भी क्वेश्चन है जो हमारे इस कंपाइलर में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो आपका बिजनेस मॉडल जनरली एफईओसीआई अकाउंटिंग होता है, ये रिवोकेबल ऑप्शन होता है। हाउएवर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एफईटीपीएल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। एसीएम, एफईओसीआई, एफईटीपीएल तीनों में इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है। अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है तो एसीएम और एफईओसीआई में हम उसे ऐड कर देते हैं, पर एफईटीपीएल में पीएल में डालते हैं। अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो भी एसीएम, एफईटीपीएल दो ही तरीके होते हैं अकाउंट करने के। एसीएम में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर दिया जाएगा इनिशियल रिकॉग्निशन में, एफईटीपीएल में उसे पीएल में डाल दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, जो इनिशियली ईआईआर था उस ईआईआर के बेसिस पर हम सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट, इनकम या एक्सपेंस दिखाते हैं इन केस ऑफ एसीएम, और अगर बेच दिया इंस्ट्रूमेंट तो डिफरेंस को पीएल में डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 32 जो पेज नंबर 12.68 पे, और टीवाई के क्वेश्चन 2 जो एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है पेज नंबर 12.208 पे टीवाई के का क्वेश्चन है। एफईओसीआई में इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, डिफरेंस ओसीआई में जाएगा, ओसीआई से फेयर वैल्यू रिजर्व। कल जाके इंस्ट्रूमेंट को बेच दिया तो बेच दिया तो फिर एफईओसीआई से जो फेयर वैल्यू रिजर्व में गया था, यानी फेयर वैल्यू रिजर्व में जो भी बैलेंस था, अगर वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है तो वो रिजर्व चले जाता है रिटेन अर्निंग में, और अगर वो आपका डेट इन्वेस्टमेंट है तो डिफरेंस चला जाता है पीएल में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो मेन क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करवाया मैंने लिखवा दिया आपको 12.59।
FVTPL इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, डिफरेंस पूरा का पूरा पीएल में चले जाता है। ध्यान रखिए यहाँ हम फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यानी कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट बेचने गए तो कॉस्ट इतना लगेगा, मैंने वही क्वेश्चन मार्क करा के दिया है जो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, तो हम फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से नहीं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जिनमें डेट और इक्विटी कंपोनेंट दोनों है, यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है और ऑप्शन होल्डर के पास है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों का। नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस रेट से उसे बोलेंगे लाइबिलिटी यानी डेट कंपोनेंट। डिफरेंस जो भी है उसको हम बोलेंगे इक्विटी कंपोनेंट। कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो उसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट का निकालेंगे, जैसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी, और डिफरेंस को बोल देंगे इक्विटी कंपोनेंट। मैं आपको बोलूँगा इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस की जगह हमारे कंपाइलर में जितने क्वेश्चंस है तो मॉड्यूल के ही, पर कंपाइलर में जितने क्वेश्चन है सिर्फ उतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का रिक्लासिफिकेशन अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और FVOCI अकाउंट हुआ है तो अलाउड ही नहीं है कि आप रिक्लासीफाई करें। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है। रिक्लासिफिकेशन तभी हो सकता है जब किसी प्रकार का बिजनेस मॉडल आपका चेंज हो रहा है, तो इंटेंशन चेंज पे रिक्लासिफिकेशन नहीं होता। ACM टू FVOCI रिक्लासीफाई कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे दिखा दे, डिफरेंस OCI में डाल दे। ACM टू FVTPL रिक्लासीफाई कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे दिखा दे, डिफरेंस PL में डाल दे। FVTPL टू FVOCI रिक्लासीफाई कर रहे हैं, फ्यूचर फेयर वैल्यू डिफरेंसेस को OCI में डालना। FVTPL टू ACM रिक्लासीफाई कर रहे हैं तो जिस दिन रिक्लासीफाई किया उस दिन का फेयर वैल्यू, उस दिन का फेयर वैल्यू बेस बन जाएगा ACM के लिए, और उस दिन का मार्केट रेट फ्यूचर का EIR बन जाएगा। FVOCI टू FVTPL फ्यूचर फेयर वैल्यू डिफरेंसेस PL में जाएंगे, अब तक का OCI बैलेंस, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो रिटेन अर्निंग में डालते हैं, और डेट इन्वेस्टमेंट है तो PL में डालते हैं। APOCI टू ACM, OCI में जितना बैलेंस है उसको एसेट से, फाइनेंशियल एसेट से एडजस्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। इस कॉन्सेप्ट पे इलस्ट्रेशन 36 से लेके 41 तक के आपके बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 12.74 पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होती है, जिसमें एक हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं जिस दिन इंस्ट्रूमेंट खरीदा, और दूसरा हम अकाउंटिंग उस दिन कर रहे हैं जिस दिन हम इंस्ट्रूमेंट हमारे बुक्स में एक्चुअली आया। T+1 आप लोग पढ़ते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट पे इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, पेज नंबर 147 पे, सॉरी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल गारंटीज, फाइनेंशियल गारंटीज मतलब हमने किसी की गारंटी दी है, सब्सिडियरी गारंटी वाला क्वेश्चन है, नवंबर 22 में पूछा गया था। ये TY के क्वेश्चन 6 है जो पेज नंबर 12.211 पे दिया हुआ है। इनिशियल रिकॉग्निशन, लोन का अमाउंट जो भी है, जितना भी लोन का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट रेट माइनस गारंटीड रेट से, यानी कि कितना बच रहा है, सेविंग कितना हो रहा है बिकॉज ऑफ द गारंटी गिवन, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट मार्केट रेट, यानी हायर रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उतने अमाउंट पे इनिशियल रिकॉग्निशन होगा इस गारंटी का, तो शोन एज लायबिलिटी, उसका जर्नल एंट्री हमने आपको बताया है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में दो अमाउंट्स निकालेंगे, लोन अमाउंट वही सेम मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट, गारंटी रेट का डिफरेंस फॉर प्रेजेंट वैल्यू फॉर रिमेनिंग पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फॉर रिमेनिंग पीरियड, एंड कंपेयर करेंगे लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी की, अगर डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफॉल्ट हुआ तो कितना डिफॉल्ट होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो डिफॉल्ट कितना होगा, ये दोनों से विच एवर इज हायर के ऊपर में हम इस लायबिलिटी को दिखा देंगे। अगर ये अमाउंट कम हो जा रहा है तो गारंटी का अमाउंट कम हो गया अदर इनकम में चले जाएगा, और अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो PL डेबिट होकर गारंटी का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर May 23 क्योंकि जस्ट नवंबर 22 में आया, पर इंस्टीट्यूट हैज अ पास्ट रिकॉर्ड ऑफ रिपीटिंग वन क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन कमिंग अटेम्प्ट, होता है तो मे बी। इम्पेयरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, हमने टोटल रिकॉल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान में रखिए, इलस्ट्रेशन 42-43 जो पेज नंबर 12.83 पे दिया है। मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोन के, एग्जिस्टिंग लोन के टर्म्स बैंक के साथ चेंज करवाते हैं, बैंक के साथ में आपने रीनेगोशिएट कराया पूरे के पूरे टर्म्स, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी को दो तरीके से अकाउंट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि रिक्लासीफाई करने के कारण जो रिवाइज्ड कैश फ्लो है उसका PV निकालेंगे ओरिजिनल रेट से, ओल्ड रेट से, पुराने रेट से PV निकालेंगे रिवाइज कैश फ्लो का, वो जो भी आपका अमाउंट आ रहा है कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट, अभी जो लोन का है, डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट, अगर ये 10% से ज़्यादा है तो मान लेंगे पुराना लोन खत्म हो गया और नया लोन अकाउंट करना है, अगर 10% से कम है तो मान लेंगे पुराना ही लोन कंटिन्यू हुआ है। अगर एक्सटिंग्विशमेंट है यानी पुराना लोन खत्म हो गया तो डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए पुराना वाला लोन, उसका जो अब वापस से जो रिवाइज कैश फ्लो है उसका आज के मार्केट रेट से PV निकालिए, आज के मार्केट रेट से PV निकालिए, उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए अपने बुक्स में। ठीक है, अगर किसी तरह की लीगल फीस लगी है, कोई भी अगर लगी है तो उसे PL में डाल दें, लीगल फीस डेबिट टू कैश उसे PL में डाल दें। ठीक है, और जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो पूरा का पूरा PL में जाएगा। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट चेंज नहीं होता, जो लीगल फीस आपने पे की थी वो PL में से डिडक्ट कर दी, सॉरी लोन के अमाउंट में से डिडक्ट कर दी जाएगी, लोन के अमाउंट में से लीगल फीस, तो डिफरेंस है दोनों की अकाउंटिंग में। और आप EIR का रेट चेंज कर देंगे,
इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 जो कि 4 क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 जो कि मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट के बुक में दिए हैं, पेज नंबर 12.164, और TYK में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन सभी के वीडियोस आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हमारे ऑलरेडी मिल जाएंगे अगर चाहिए तो। ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंपाइलर। कंपाइलर में भी हमारे हर क्वेश्चन के सामने वीडियो लिंक दी है, तो आप वहाँ से भी ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट को अगर आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कैसे करना हमने टोटल रिकॉल में डिस्कस किया है। आपको पढ़ना है इलस्ट्रेशन 4, 6, 7, 8 एंड 9, 4, 6, 7, 8 एंड 9 जो पेज नंबर 12.149 पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर ओन क्रेडिट इंपेयर होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हमारे कंपाइलर में दिया हुआ है, तो पढ़ लेना। ओन क्रेडिट रिस्क इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ FVTPL इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। जितना भी फेयर वैल्यू डिफरेंस हम जनरली PL में डालते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का, पर जितना इम्पेयरमेंट हमारा हमारी खुद की क्रेडिट इम्पेयरमेंट के कारण है, उतना हम PL में नहीं डाल के OCI में डालते हैं। PL में नहीं डाल के OCI में डालते हैं। हमारे इसी कंपाइलर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। हम ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेच रहे हैं विद रिकोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। 2 इलस्ट्रेशन है, 12A एंड 12C। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट है। पेज नंबर 12.160 पे जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो डेबिट कर देंगे कैश रिसीव्ड। हमने जितने अमाउंट की गारंटी दी है, यानी जितने एसेट अमाउंट की हमने गारंटी दी है, उतना भी डेबिट कर देंगे, अलग से दिखा देंगे। जितना भी हमारे बुक में कैरिंग अमाउंट था उस फाइनेंशियल एसेट का, उतना क्रेडिट कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट बेच दिया तो उतना क्रेडिट कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो उस एसेट को, पर जितने पे गारंटी दी है उतना वापस डेबिट कर दो। कैश रिसीव्ड है। अब क्या करेंगे, इसके अलावा हम लोग एक एसोसिएटेड लायबिलिटी निकालते हैं, विच इज सम ऑफ दिस गारंटीड अमाउंट एंड कमीशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, गारंटी कमीशन कितना होना चाहिए, उतने का एसोसिएटेड लायबिलिटी दिखा देंगे। बैलेंसिंग फिगर PL में जाता है। डेरिवेटिव्स का भी पूरा डिस्कशन, एम्बेडेड डेरिवेटिव हेज अकाउंटिंग पूरा हमने टोटल रिकॉल में कल रखा है, तो आप टोटल रिकॉल एक बार अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है इलस्ट्रेशन 6 जो पेज नंबर 12.128 पे, इलस्ट्रेशन 14 जो पेज नंबर 12.140 पे, इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 जो पेज नंबर 12.197 पे, और इसके अलावा हेज अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन है जो हमारे कंपाइलर का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इतने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।